नमस्कार, मैं हूँ अनिल और आप देख रहे हैं भूतों का खौफ। आज हमें एक कहानी हमारे एक दोस्त ने बताई है। ये कहानी बिहार के सीतामढ़ी जिले की है। वो जो हमारे दोस्त हैं ना, हम दोनों एक साथ फैक्ट्री में काम करते हैं। बातों बातों में उन्होंने एक कहानी हमें बताई है, जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। उनका नाम मुकेश है। तो चलते हैं मुकेश के गांव सीतामढ़ी जिले में, जो एक कहानी उन्होंने सुनाई है उन्हीं की जुबानी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके चैनल को आगे बढ़ने के में मदद कीजिए और कमेंट में कुछ न कुछ लिख कर भेजिए, ताकि हमें पता लगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। तो चलते हैं मुकेश जी के गांव और उन्हीं की जुबानी में आपको कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम मुकेश है और हमारे गांव में एक तांत्रिक रहा करते थे, जो गांव वालों का हल्का फुल्का झाड़ फूक किया करते थे। वो तांत्रिक तो बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन जितना भी थे गांव वालों के काम बहुत आते थे। तो कहानी इन्हीं तांत्रिक के है। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। वो थोड़ा नशेड़ी भी था और नशे के हालत में उल्टे सीधे काम करता था। जब भी तांत्रिक को देखता था तब उन्हें परेशान करता था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो जो गाना निकला था, जो भोजपुरी में है, ताबीज बना दी ओझा जी पतर की हमसे फंस जाए। इसी गाना को लेकर जब भी तांत्रिक को देखता था, तब यही गाना उनके सुना कर गाता था कि ताबीज बना दी तांत्रिक जी पतर की हमसे फंस जाए। अब तांत्रिक जी उससे बहुत दुखी रहा करते थे, क्योंकि कहीं भी बैठे होते चार आदमी, चाहे जहाँ मर्जी, वो नशेड़ी तो था ही, उसको इज्जत का और बेइज्जती का कोई परवाह तो था नहीं, इसलिए वो ऐसी हरकत किया करता था। इससे तांत्रिक जी बहुत दुखी थे। ऐसे ही एक दिन उसने यही बात तांत्रिक से कही कि ताबीज बना दी तांत्रिक जी पतर की हमसे फंस जाए। तब तांत्रिक जी बोले, बेटा रवि तू इधर आ जा, मैं तुझे ऐसी ही कोई चीज देता हूँ जो तुझे ये काम आएगी। तब रवि बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि लगता है मजाक मजाक में तांत्रिक ने हमारी बातें सुन ली हैं। तो तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कि हाँ तांत्रिक बाबा, क्या आप हमें देना चाहते हैं? तो तांत्रिक जी कहते हैं, ऐसा है, तू मुझे कल अकेले में मिलना, तब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तुझे क्या देना चाहता हूँ। अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था कल का। वो कहता, नहीं तांत्रिक जी, आज ही हमें बता दीजिए। कहते हैं कि नहीं, तांत्रिक कहते हैं कि नहीं बेटा, कल तू मुझसे मिलना फुर्सत में, तब मैं तुझे कोई चीज दूंगा, तेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। तांत्रिक की ये बात सुनकर रवि खुश हो जाता है और कहता है कि चलिए ठीक है तांत्रिक बाबा, कल हम आपसे इसी टाइम इसी जगह पर मिलेंगे। तब तांत्रिक जी बोलते, नहीं बेटा, इस जगह पर नहीं मिलना, जब मैं अकेले रहूं तब तू मुझे आवाज लगा देना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा और तुझे बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तांत्रिक जी ये बात तो उसको कह देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इसको मैं किस जगह और कैसे फंसाऊं, ये मुझे बहुत दुखी करके रखा है। लेकिन शायद आप लोगों को पता होता है कि जो तांत्रिक और सोखा ओझा होते हैं, उनको ये भी पता होता है कि किस जगह पर भूत प्रेत और चुड़ैलें रहती हैं। तो इनको ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगा और उनके उसके लिए वो एक ऐसा चीज़ बना कर रखते हैं। और कल का मिलने का जो टाइम था, अब अगला दिन आ जाता है। अब उस लड़के से, रवि से, जब तांत्रिक बाबा मिलते हैं तो उसको कहते हैं, बेटा रवि, ये ले ये मंत्र और इस जगह पर चले जाना और उस जगह पर ये मंत्र इतने बार पढ़कर और यही गाना गाते जाना, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तब रवि ये बात सुनकर खुश हो जाता है और मंत्र कागज पर लिखवा लेता है और उसको याद करने के लिए रटने लगता है। कुछ देर रटने के बाद वो मंत्र उसको याद हो जाता है और उसके बाद शाम हो जाती है, तकरीबन रात होने वाली होती है। रात के पहले ही वो तैयार होकर अपने शरीर पर सेंट वेंट मारकर, जैसे तांत्रिक बाबा बताए थे, वैसे ही तैयार होकर उस जगह पर
चला जाता है। और तांत्रिक बाबा ये भी बताए थे कि रात के 9 बजे के बाद, क्योंकि गाँव का इलाका था, वहाँ पर 7-8 बजे तक लोग सो भी जाते हैं, इसलिए उसको 8-9 बजे का टाइम दिए थे और बोले थे कि ऐसा बेटा तू 8-9 बजे के बाद वहाँ जाना, तकरीबन 10 बजे तक तू रहना और ये मंत्र पढ़कर और गाना गाते रहना, तेरी मनोकामना, तेरी इच्छा ज़रूर पूरा हो जाएगी। अब रवि ऐसा ही करता है, शाम को 8-9 बजे के करीब उस जगह पर पहुँच जाता है। गया तो पहले ही था, लेकिन इधर-उधर घूमता रहता था, लेकिन उस जगह पे 8-9 बजे के बाद ही पहुँचता है और अपना जो क्रियाक्रम था मंत्र का, वो मंत्र पढ़ने लगता है और यही गाना गाने लगता है कि ताबीज़ बना दी तांत्रिक जी, पतरकी हमसे फंस जाए। अब जहाँ तांत्रिक बाबा भेजे थे, वो जगह गाँव से कुछ दूरी पे था, थोड़ा-सा जंगली एरिया पड़ता था। मतलब वहाँ ज़्यादा पेड़-पौधे नहीं थे, लेकिन वो जगह वीराना जैसा लग रहा था। मतलब दिन में तो कोई वहाँ नहीं डरता-डुरता था, लोग आते-जाते थे, लेकिन रात को वहाँ लोग आने-जाने से थोड़ा भयभीत मानते थे। लेकिन कई लोग तो चले भी जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन इसको तो बाबा ने मंत्र दिया था कि तू ये मंत्र पढ़ने के बाद ये काम करना है। उसने ये मंत्र पढ़ा और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और यही गाना गा रहा था। तब तक पेड़ के ऊपर से कुछ खरखराने की आवाज़ आती है, जैसे पेड़ की डाली अपने आप हिल रही होती है। जब पेड़ की डाली हिलने की आवाज़ उसने सुनी खरखराने की, तो उसने ऊपर देखा, लेकिन ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था, एक पंछी भी नहीं था। लेकिन वो देखकर रात के अंधेरे में इतना तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और ऊपर देखने लगा। जब देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। अब उसके मन में थोड़ा-सा डर का एहसास हुआ और डर में इधर-उधर देखने लगा। लेकिन कहता है कि बाबा ने तो मुझे मंत्र दिया है, तो हमारे साथ तो ऐसी चीज़ें तो होनी ही है। हो सकता है कि जो मैं मंत्र गुनगुनाया हूँ, बोला हूँ, तो इसके कारण ऐसा हो रहा हो। हो सकता है मुझे आज कोई खूबसूरत लड़की मिल ही जाए। ऐसे ही सोच रहा था, तब तक उसके पीछे से झाड़ियों में से पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देती है, तो उधर देखने लगता है। उधर बहुत घनघोर अंधेरा था, लेकिन उधर भी कुछ नहीं दिखाई देता है। पायल की उसकी आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई उसके पास आ जा रहा है और छन छन की आवाज़ आ रही है, फिर कभी दूर दूर चला जा रहा है। ऐसे ही हरकत उसके साथ होती रही, लेकिन उसके सामने कोई नहीं आया। ऐसे ही धीरे-धीरे टाइम बीतता रहा, तकरीबन 10 बजे का टाइम हो चुका था। अब वो सोच रहा था कि सिर्फ़ पायल की आवाज़ आ रही है, कोई आ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, उसके मन में डर अब ज़्यादा घर कर गया था। उसको अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। इसलिए वो सोचा कि लगता है कि ऐसे ही होगा और कोई आए-वाएगा नहीं, ले आओ बाबा का मंत्र एक बार और पढ़ते हैं। फिर उसने बाबा का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जितनी बार बोले थे उतनी बार पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद जो ही मंत्र का जितनी बार बोले थे, लास्ट बारी वो पढ़ना शुरू किया, तो ही पेड़ की डाली इतनी ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगी, जैसे लग रहा था कि पेड़ उखड़ कर गिर जाएगा। अब रवि के दिल में बहुत ज़्यादा डर डर लगने लगा, वो घबराने लगा कि लगता है पेड़ हमारे ऊपर ही गिर जाएगा, कोई लगता है बुरी शक्ति है और मुझे अब मार देगी या फिर डराने की कोशिश कर रही है, मुझे डरा रही है। ऐसे ही सोच रहा था, तब तक उसके कान में आवाज़ आती है, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर वो डर जाता है और इधर-उधर देखने लगता है। देखता है कि कुछ अगल-बगल देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो सोचता है कि लगता है हमारे मन का वहम होगा। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद, इधर-उधर देखने के बाद वो जाने लगता है। जब जाने लगता है तो पीछे-पीछे जैसे ही वो आगे कदम बढ़ाता है, उसके पीछे-पीछे जैसे कोई चल रहा हो, ऐसे उसको एहसास हो रहा था। जब वो पीछे मुड़कर देखता तो कुछ भी नहीं होता। फिर जाने लगता, फिर ऐसे ही एहसास होता, जैसे पीछे से उसको अभी कोई पकड़ कर खा जाएगा, ऐसे उसको महसूस हो रहा था। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता तो कोई नहीं होता था। अब उसके मन में इतना डर हो गया कि वो घबराने लगा, उसकी बीपी कम-बेसी होने लगी, उसका हार्ट बीट भी बढ़ने लगा।
अब उसे डर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लगता था कि यहीं गिर जाएगा और मर जाएगा। लेकिन अब तो वहाँ से भागना ही था। अब वो जो ही भागने की दौड़ने की कोशिश करता है, उसका जो पैर है जैसे लगता है कि किसी ने पकड़ लिया है। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अब इतना हरकत होने के बाद वो थर-थर काँपने लगा। तब तक फिर उसके कान में पायल की आवाज़ सुनाई देती है, छम-छम, छम-छम, और उसके अगल-बगल चारों तरफ जैसे कोई घूम रहा हो। ऐसे ही 2-3 बारी होने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, पतली-सी, बिल्कुल पतली-सी, उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, "हाँ, तुमने मुझे बुलाया है?" तब उस लड़की को जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। इतनी खूबसूरत थी कि उससे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। अब वो सारा डर अपना भूल गया था। तब वो लड़की नाम लेकर कहती है, "हाँ रवि, तुमने मुझे बुलाया है?" रवि को तो कुछ होश-ए-हवास नहीं था। वो उसकी सुंदरता को देखता ही रहता था। वो क्या कह रही है, क्या बोल रही है, उसको कुछ भी नहीं एहसास था। बस उसके चेहरे को देखता ही जा रहा था, उसकी सुंदरता को देखता ही जा रहा था। इतना मदहोश हो जा रहा था कि जैसे उसने उसे अपने वश में कर रखा हो। लेकिन वो आवाज़ लगाती रहेगी, "हाँ रवि, कुछ तो बोलो।" इतना सुनने के बाद तब उसका अचानक ध्यान टूटता है। तब वो बोलता है, "हाँ जी, बुलाया था। हम आपको देखना चाहते थे कि आप लोग कैसी होती हैं, कितनी सुंदर होती हैं। आप कौन हैं?" तब वो लड़की कहती है कि जिसे तुम बुलाए हो मैं वही हूँ। अब वो लड़की उसकी आँखों में देखना शुरू करती है। जब उसकी आँखों से आँखों में आँखें मिलती है, तो रवि वशीभूत हो चुके थे। अब जैसा वो लड़की कह रही थी वैसा ही कर रहे थे। वो कहती हाँ करने के लिए तो हाँ, ना करने के लिए तो ना। जैसे वो अपनी चाहती थी वैसे ही उसको अपने बस में कर रखी थी। इसलिए लड़की मुड़ी और झाड़ियों की तरफ चल दी। अब झाड़ियों की तरफ लड़की को जाते हुए देख वो भी बिल्कुल गुमसुम उसके पीछे-पीछे चल दिए। जिधर वो जा रही थी उधर वो भी जा रहा था, रवि भी। अब चलते-चलते 15-20 मिनट का टाइम बीत चुका था, लेकिन वो चलता ही जा रहा था। वो लड़की आगे-आगे और रवि पीछे-पीछे। जैसे-जैसे लड़की जा रही थी, वैसे-वैसे उसके पीछे-पीछे रवि भी चलते जा रहे थे। अब 10-15 मिनट का टाइम बीतने के बाद अब आप लोग जानते ही हैं कि 10-15 मिनट में आदमी कितनी दूर चला जाएगा। वो धीरे-धीरे करके एक श्मशान घाट की तरफ ले जाती है और श्मशान घाट वो बहुत पुराना था। देखने में नहीं लगता था कि ये श्मशान घाट है। कोई नदी का किनारा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। लड़की जब वहाँ जाती है तो रवि को दिखाई देता है कि एक बहुत ही बड़ा मकान है, जो बहुत ही बड़ी हवेली जैसा नज़र आ रहा था। अब लड़की उसके पास जाती है और गेट खोलती है और सीधे अंदर चली जाती है और उसके पीछे-पीछे रवि भी उसके अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाते ही लड़की उसको एक कुर्सी देती है और कहती है, "आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, कुछ पीने के लिए।" रवि उसकी बात मान जाते हैं और कुर्सी पे बैठ जाते हैं। तब लड़की अंदर जाती है और थोड़े ही टाइम में एक गिलास लेके आती है और गिलास में कोई शरबत जैसा चीज़ था और रवि को पकड़ा देती है और रवि को कहती है कि ये लो शरबत पियो। अब रवि शरबत को पीने लगते हैं। जब तक तो शरबत को पीने लगते हैं और पीने में ही वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनको कुछ याद नहीं था। लेकिन जब सुबह उठे ना, तो देख रहे हैं कि एक वो खंडहर में टूटी-फूटी खंडहर जैसा है मकान, जो बहुत वहाँ गंदगी थी। उस गंदगी के ढेर में वो लेटे हुए हैं। उनके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और उनके चेहरे पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ नाखून के निशान भी थे। उनके पूरे शरीर पर नाखून के निशान थे। अब वो अपने कपड़े को ठीक करते हैं और सही तरीके से होकर वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। जब अपने घर की तरफ जाते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि ये जो रात को हमारे साथ हुआ था, कोई सपना तो नहीं था
उनको ये बात पूरी तरह याद नहीं थी, जैसे लग रहा था कि वो सपने में चल रहे थे। ये सारा काम सपने में हो रहा था, क्योंकि उस लड़की ने उनको अपने वश में कर रखी थी। जैसा चाहती थी वैसा करती थी, वैसा ही वो करते थे। अब जब वो घर पहुँच जाते हैं, तब उनके माँ-बाप पूछते हैं कि बेटा तू रात भर कहाँ था और कहाँ से इस टाइम आ रहा है? तब वो कुछ बताते नहीं, छिपा ले जाते हैं, कहते हैं मैं किसी दोस्त के घर चला जा गया था और मैं वहीं रुक गया था। तब उसके माँ-बाप सोचते हैं कि ये नशेड़ी तो है ही, नशे के चक्कर में हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ रुक गया हो दारू शराब पीने के लिए। चलो कोई बात नहीं। अब वो खाना-वाना खाते हैं, नहाते-धोते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। जब शाम होती है, तो शाम में से रात हो जाती है। रात होने के बाद वो खाना-वाना खाकर और अपने कमरे में सोने लगते हैं। लेकिन जब अपने कमरे में सो जाते हैं ना, तो 10-11 बजे का टाइम हुआ होगा। अब वही लड़की की आवाज़, पायल की झनकार उनके कानों में पड़ने लगती है और उसको बुला रही होती है, "रवि, तुम कहाँ हो? आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रवि, तुम कहाँ हो? अब आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।" अब जब ये बात वो सुनते हैं ना, तो चौंक के उठते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन तब तक फिर आवाज़ आती है, "रवि, तुम कहाँ हो? और आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।" ऐसी सुरीली आवाज़ थी ना कि उस आवाज़ में वो मदहोश हुए जा रहे थे। लग रहा था कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो वशीभूत हुए जा रहे हैं। बस ऐसे ही आवाज़ आती रही और वो वशीभूत हुए जा रहे थे और थोड़ी देर में जिधर से आवाज़ आ रही थी, वो धीरे से उधर को चल दिए। जब घर के दरवाजे पे पहुँचे ना, तो उनका दरवाज़ा अपने आप खुल गया और दरवाज़ा खुलते ही वो बिल्कुल आराम से बाहर निकल गए और बस चलते ही जा रहे थे। जो उस रात जहाँ पर वो गए थे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वहीं फिर पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं उसी महल में, उसी घर में वो लड़की अकेली बैठी है और इनका इंतज़ार कर रही होती है। और इनको देखकर वो मुस्कुराती है और कहती है, "रवि आप आ गए? मैं तो आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। क्या बात है, आप हमें भूल ही गए? आपने हमें भुलाकर और आप खुद घर पर सो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। आपने हमें बुलाया है, तो आपको हमारा साथ निभाना होगा। आपको हमेशा हमारे साथ ही रहना होगा।" और फिर वही गिलास शरबत का उनको पकड़ा देती है। तब वो मना करने लगते हैं, कहते हैं कि पिछली बारी कल जो तुमने शरबत पिलाया था उसके बाद मुझे होश ही नहीं था। मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज हम शरबत नहीं पिएँगे। तब वो लड़की कहती है, नहीं पी लीजिए, कल दूसरी बात थी। आज आपको पूरा होश और हवास रहेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद वो गिलास का शरबत पकड़ते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। जब पीते हैं ना, तो उनके शरीर में इतना ऊर्जा आ जाता है, इतना ताकत आ जाता है, लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके शरीर में बहुत ही ताकत महसूस होता है और फिर उस लड़की ने उनका हाथ पकड़ती है और एक कमरे में लेके जाती है। अब जब उस कमरे में देखते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर कमरा था, उसमें बेड भी लगा हुआ था, मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें थी। अब उनको उस बेड पर लेटा देती है और उनके ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाद क्या-क्या होता है आप लोगों को सब कुछ पता होता है। लेकिन जब सवेरा हुआ ना, तो फिर देख रहे हैं कि अर्धनग्न व्यवस्था में उनके शरीर पर कपड़े आधे हैं, आधे कपड़े नहीं हैं, लेकिन वो खंडहर में सोए पड़े हैं। जब नींद खुलती है तो इधर-उधर देखने लगते हैं, तब सोचते हैं कि मैं तो रात में इतने बढ़िया महल में था, इतनी अच्छी-अच्छी वहाँ व्यवस्था थी, मैं खंडहर में कैसे आ गया हूँ? लेकिन उनका दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन होश सारा था। लेकिन उनको तो ये महसूस हो रहा था कि मैं तो अपने घर पे सोया था, तो मैं इस खंडहर में कैसे आया? अब ये सिलसिला धीरे-धीरे रोज़ का हो गया। रोज़ उनको वो बुला लेती थी और ये चले जाते थे। अब इनका धीरे-धीरे शरीर कमज़ोर होने लग गया था। इनको चलने में भी तकलीफ़ होने लग गई थी। अब एक तांत्रिक की बात याद करके पछताने लगते हैं कि हमने तांत्रिक बाबा को बहुत परेशान किया है। इसीलिए उन्होंने बदला लेने के लिए ऐसा काम किया है। लेकिन जब ये तांत्रिक बाबा के घर जाते हैं, तो किसी रिश्तेदारी में गए होते हैं। तांत्रिक बाबा उससे मिलते नहीं हैं
और पता चलता है कि तांत्रिक बाबा 2 दिन के बाद आने वाले हैं। करते धरते 2 दिन इसी तरह से कट जाता है। अब तांत्रिक बाबा अपने घर पर आ चुके होते हैं और 1 दिन के टाइम में अब तांत्रिक बाबा के घर जाते हैं और जाते ही उनके पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। मैं आज से आपको नहीं परेशान करूँगा। आप हमें क्षमा कर दीजिए और इस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिलाइए, क्योंकि वो रोज़ मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। हमारे साथ क्या-क्या करती है, बहुत बुरा करती है। लेकिन जो भी करती है आनंद तो आता है, लेकिन मेरे शरीर में अब जान नहीं बचा है। लगता है कि मैं 2, 3, 4 दिन में चाहे महीने में मर जाऊँगा। ऐसे धीरे-धीरे करके वो अंदर ही अंदर मुझे चूस रही है। मैं मरना नहीं चाहता बाबा, मुझे बचा लीजिए। तब तांत्रिक बाबा को दया आ जाती है और कहते हैं कि ऐसा करो, तुम अब किसी से ऐसा मज़ाक नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बुरी होती हैं। अब तुम ऐसा करो, पूजा का ये सामान लेके आओ, हम तुम्हारे साथ उसी जगह पर चलेंगे। अब तांत्रिक बाबा इनको पर्ची बनवा देते हैं और सारा सामान मँगवा लेते हैं। शाम के टाइम तकरीबन रात के 10 बजे बाबा उसी टाइम उसी जगह पर चले जाते हैं और वहाँ कुछ पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं कि जा बेटा, अब इस चीज़ से तुम्हें मुक्ति मिल गई, अब वो कभी नहीं सताएगी। और इसके बाद से वो अपने घर आते हैं और 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन देखते हैं कि मतलब बाबा का किया हुआ पूजा सफल हुआ कि नहीं, लेकिन उनके साथ अब दोबारा ऐसा काम नहीं हुआ। अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके हमें सपोर्ट करिए और कमेंट में हमें बताइए कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। नमस्कार।